स्टार्ट कर रहे हैं फुल टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने ये वाला टेस्ट में और इवन अगले वाले में भी तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस देने का नहीं सोचा है, क्योंकि पिछले वाले टेस्ट पेपर्स जो थे FT05 खास करके मुझे लगा कि उसमें तुम लोगों का थोड़ा सा स्कोर डाउन हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि FT05 को एक बार वापस चेक करो, क्योंकि जब तक अपना पेपर अच्छा नहीं होता तब तक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 वाले को दोबारा से एक बार ज़रूर देख लो, उसके बाद ही हम लोग फिर तो वो कर लो 6, 7 फिर 8 में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो फिर मैं दूंगा, ठीक है। चलो तो अभी अब हम लोग देखने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस सबको पता ही है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यही होता है ना वही सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का। चलो ऐसे ही देखते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। ट्रू, ज्योमेट्री पर ये डिपेंड करता ही है। सेल्फ इंडक्टेंस डस नॉट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी, ये डस नॉट डिपेंड, ये गलत बोल रहा है क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजेज एनी चेंज इन द करंट इन अ सर्किट। यस, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इसीलिए इंड्यूस ही होता है क्योंकि वो किसी चेंज को वो अपोज करता है। तो ऑब्वियसली दिस वन इज करेक्ट। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग टू मास इन मैकेनिक्स। हाँ भाई, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इस लाइन को आप लोग जो है वो ध्यान में रखो। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास, मास इन मैकेनिक्स। जैसे देखो, मास से हमारा मतलब होता है इनर्शिया का। हायर द मास हायर विल बी द इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है? जो किसी भी चेंज को रेसिस्ट करता है, करेक्ट है ना। इनर्शिया मतलब क्या? द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो वैसा ही सेल्फ इंडक्टेंस भी है, क्योंकि ये भी किसी भी तरह के चेंज ऑफ फ्लक्स को या चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही एनालॉगस है, ये करेक्ट है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टैब्लिशिंग द करंट। बताओ ये वाला करेक्ट होगा? तो यस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में ही वर्क करना पड़ेगा। जब भी करंट चेंज करना चाहोगे तो उसमें वर्क का जरूरत पड़ेगा। तो ये भी हमारा करेक्ट ही हो गया। देखो कौन कौन सब करेक्ट हुआ, एक ही तो मुझे रॉन्ग दिख रहा है, बी मुझे रॉन्ग दिखा है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ई करेक्ट है। सो ए सी डी ई ये चार के चारों ही करेक्ट हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। यस करेक्ट है, क्योंकि हॉट वाटर जैसे जैसे पानी गर्म करोगे उसका डेंसिटी घटता है। तो डेंसिटी घटने पर उसका फ्लो फास्टर हो जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ फ्लो कहीं ना कहीं डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ये फास्टर होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। Soap water has higher surface tension as compared to fresh water. फ्रेश वाटर का सरफेस टेंशन ही ज़्यादा होता है, सॉप वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन फील कर सकते हो। देखो, जब हम लोग ऐसे करके बता रहा हूँ कि जब हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें जो ये केमिकल है वो जो एक कार्बन चेन को फॉर्म करता है, उससे क्या होता है, जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं ना, तो वो जो कार्बन का जो बना हुआ चेन है वो कपड़े में पड़े हुए जो गंदे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उसको उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन तो कोहेसिव फोर्सेस का कहीं ना कहीं रिजल्ट है ना। तो ये सॉप वाटर जो है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अटैच करने का ट्राई करता है। तो इसलिए सॉप वाटर का सरफेस टेंशन कम मिलता है फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। ये एक डाटा है जो कि आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। तो सॉप वाटर हैज लोअर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है, ध्यान में रहेगा। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown upward with a velocity 20. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ओके, अभी अब इसमें हम लोग ऐसे सोचें कि अगर इसको हम लोगों ने यहाँ से फेंका, ग्राउंड से ही फेंका है, ठीक है, हमें ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है कि एयर फ्रिक्शन है
तो जो हम लोग वहां से निकालते थे ना h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, वो जो आंसर निकलेगा वो डेफिनेटली इस 18 से तो ज्यादा ही निकलेगा। समझ में बात है? तो ये करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एयर फ्रिक्शन है, ये काम नहीं करेगा इक्वेशन। क्लियर? अब मान लो कि इसको हमने फेंका है 20 से, डन। ये यहाँ पर जा करके रुक गया, यहाँ पर इसका स्पीड हो गया 0। अब इसमें लगा देते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, क्योंकि ऊपर जाते वक्त में यही दो फोर्स है जो वर्क करेगा। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी जब ऊपर जा रहा है तो इसका वर्क डन होगा माइनस mgh, करेक्ट है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वही तो हमें निकालना है, तो उसको रखो इक्वल टू, चल डेल्टा की में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिखेंगे हाफ mv²। डन हो गया। सो अब यहाँ पर बन गया हमारा मास के जगह पर, अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही तो हमें निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया माइनस mgh को राइट साइड भेजो, mgh माइनस हाफ mv²। m के जगह पर है 1, g के जगह है 10, h के जगह पर है 18 माइनस हाफ हो गया, m के जगह फिर से 1, v के जगह पर हो गया 20, 20 का स्क्वायर। सो ये हो गया 180 माइनस ये 400/2 यानी ये हो गया 200। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया -20। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी निगेटिव। तो अगर इसको अमाउंट वाइज बोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 जूल। ये निगेटिव क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा नीचे, एयर फ्रिक्शन है नीचे और मूवमेंट किधर है? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो इसीलिए ऑपोजिट है ना, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। A spherical surface of radius of curvature r separates air from glass. The center of curvature is in the glass. तो चलो ये एक मान लेते हैं, ऐसा एक सरफेस हुआ, इधर के तरफ है ग्लास और इधर के तरफ है एयर, ठीक है, सेंटर ग्लास में ही है। ओके, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन एयर, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O जिसको हमने एयर में प्लेस कर दिया, ये वाला पॉइंट को तो हम लोग P बोल देंगे, ठीक है, और इमेज कहीं बन गया, लेट इट बी, कहीं पर भी यहाँ पर बना देते हैं हम I इमेज। तो वो कह रहा है PO इक्वल टू PI, तो PO एंड PI आर इक्वल, तो ये बन गया हमारे लिए U, ये बन गया V। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। साइन कन्वेंशन के हिसाब से सोचे तो ऑब्जेक्ट से इमेज बन रहा है, रेज राइटवर्ड जा रहा है, इसीलिए राइट डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, लेफ्ट जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन होगा। डन? ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं PO और PI का वैल्यू इक्वल है तो इसको कोई एक नाम दे दो, लेट इट बी x, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे -x, इमेज डिस्टेंस को बोलेंगे +x, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो माइनस में है ना, तो इसलिए -x, इमेज डिस्टेंस को +x। अब इसमें देखो सिंगल कर्व्ड सरफेस है, इक्वेशन क्या यूज करोगे? हम लोग यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। होप सो सबको याद है। μ2 के जगह पर ग्लास हो गया 1.5 बाय v के जगह पर हो गया x माइनस μ1 के जगह पर हो गया 1, u के जगह पर हो गया -x इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय r, भी तो राइट साइड में ही पड़ेगा इसलिए r पॉजिटिव साइन। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, आप लोग सबके सब सॉल्व कर सकते हो, प्लीज सॉल्व करो। आंसर आना चाहिए 5r, जितना मुझे ध्यान में है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके निकाल सकते हो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो जिस वक्त हमने की को क्लोज किया है सिर्फ उस वक्त का बारे में बात करना है। ये की अभी बंद हो गया, ठीक है भाई, बंद हो गया मतलब ऐसे बना दो, ओके। तो उस वक्त करंट यहां से पास करेगा,
बिल्कुल करेगा क्योंकि कैपेसिटर है। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर बिहेव्स करता है, कैपेसिटर बिहेव्स शॉर्ट सर्क्यूटेड, शॉर्ट बिहेव करता है। प्लीज आप लोग सभी को याद होगा। और t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे अगर पूछता तो कैपेसिटर ओपन बिहेव करता है, इसलिए कोई करंट ही नहीं होता। तो t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट है, इसीलिए करंट कितना होगा, मैक्सिमम। करंट हो गया मैक्सिमम। हाँ, इस वक्त कोई चार्ज नहीं है, इस वक्त कोई एनर्जी भी नहीं है कैपेसिटर के पास, हाँ लेकिन कैपेसिटर के थ्रू करंट मैक्सिमम जा रहा है। सो नाउ लेट्स गो थ्रू ऑल इट्स स्टेटमेंट्स। देयर विल बी नो करंट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। देयर विल बी मैक्सिमम करंट, ये बिल्कुल सही है, बी करेक्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑब्वियसली जब ये शॉर्ट बिहेव कर रहा है तो उस वक्त तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू बाई सी। तो उस वक्त कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, बिल्कुल सही बात है, चार्ज इज 0, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आंसर होना चाहिए बी सी डी। चलो 6 नंबर पे चलते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ओके, ये पोजीशन है, तो यानी x का अगर मैं डायमेंशन बात करूं तो लेंथ, लेंथ को l से हम दिखा सकते हैं। ओके, दूसरा है a साइन t, तो a साइन t, साइन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसीलिए x का डायमेंशन, a का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना, होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो बताओ a का डायमेंशन भी कितना हो गया, l। इसी तरीके से b का डायमेंशन भी कितना हो जाए, क्योंकि कॉस स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये भी हो गया l। c का अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए l, हैंस c का डायमेंशन हो जाएगा l t माइनस 2। समझ में आता है, c का डायमेंशन। दूसरा d, d का डायमेंशन हो जाएगा l, वो तो x के ही जैसा है। अब उसने पूछा है ए बी सी बाई डी, तो ए बी सी बाई डी, ए के जगह रखो एल, बी के जगह रखो एल, सी के जगह रखो एल टी माइनस 2, बाई डी के जगह भी एल रख दो, एक एल खत्म, तो ये बच जाएगा एल टू टी माइनस 2, एल टू टी माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है भाई, P इनवर्सली विथ वॉल्यूम, यानी पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी वी कॉन्स्टेंट, तो ये तो आइसोथर्मल हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब्ड डस पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। अच्छा, हीट जो है वो वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड, इसका मतलब है कि ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। नो वर्क इज डन, वर्क नहीं हो रहा है, मतलब है कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। इससे मैच कर लो, ठीक है, जिससे भी आ जाए। Now, what is the lateral shift of a ray refracted through a parallel sided glass slab of thickness h? एक ये ग्लास स्लैब है जिसका कि थिकनेस है h, है ना। अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से देखें तो ये कुछ ऐसे करके रह जाएगा, तो पैरेलली ये थोड़ा शिफ्ट करता है, ये देखो ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बनाए तो ये वाला एंगल को कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और ये वाला एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो इसमें शिफ्ट का फॉर्मूला है, ये एग्जाम में डिराइव करने के लिए नहीं है, ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला है ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, एच साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, मतलब
फोर्थ ऑप्शन, ये h जो है वो इस स्लैब का थिकनेस है, ठीक है। I इज द इंसिडेंस एंगल, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। रेफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, चलो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बैटरी है, करंट तो ऐसे ही जाएगा, इसको ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंचा, करंट दोनों ही पार्ट के तरफ से जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये इधर से आया, ये इधर से आया, फिर यहाँ पर ये करंट मिल करके लेफ्ट, फिर ये कुछ ऐसा ही है। सो नीचे वाले जो ये 4 और 4 हैं, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट बनेगा 2 ओम। अब ये वाला 4 और ये वाला 2, ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल बन जाएगा 6 ओम, ठीक है। ओके, तो ये आर इक्विवेलेंट तो उसने बोला है 6 ओम, तो पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। करंट को देखते हैं, अब करंट जो हो गया, अगर आर इक्विवेलेंट 6 है तो आई को V बाय आर इक्विवेलेंट, सो 6/6 यानी 1, करंट इन अमीटर इज 1, ये भी करेक्ट हो गया। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, ए से बी तक, ए से बी तक का पोटेंशियल देखो, अब अगर 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर है 1 एम्पियर, यहाँ पर पहुंचा, ये 4 और 4 के बीच में अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम्पियर। मैं कलर चेंज करके तुम लोगों का ध्यान देता हूँ, यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा हाफ एम्पियर, और नीचे की तरफ सीधा वाले रास्ते में भी आएगा हाफ एम्पियर, फिर इधर तो खैर 1 एम्पियर बन ही गया, है ना। सो पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वो तो ये होता है ना आई आर, तो आई के जगह पर ए से बी वाले ब्रांच में देखो, आई के जगह पर आ गया 1/2, आर के जगह पर है 4, तो ये बन गया 2, यहाँ दिया है 4, ये गलत हो जाएगा, सी वाला गलत है। नाउ डी में देखते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस सी डी, सी से डी तक में पोटेंशियल अक्रॉस सी डी, वो भी तो यही फॉर्मूला होगा, V इक्वल्स टू आई आर। आई के जगह पर है सी डी ब्रांच में कितना 1 एम्पियर, आर के जगह पर है 4, तो ये 4 ही आएगा, यस ये करेक्ट है। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8, वो तो हम लोग पहले ही निकाला, वो 6 है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट कौन कौन को हुआ, ए बी डी, ए बी डी, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय VT ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड, तो 30.5 सेकेंड कहीं यहाँ तक आएगा, यहाँ से इसको मिला दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब हमें पूरा का पूरा एरिया ही लेना है, पूरा पूरा एरिया ले लेना है, ये पूरा पूरा एरिया ही हो जाएगा क्या, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, एरिया ऑफ VT ग्राफ। ये मत बोलना डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होता है, डिस्टेंस में अगर कोई एरिया निगेटिव बनता है तो उसको भी हम लोग ऐड ही करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई एरिया निगेटिव बनता है निगेटिव की तरफ तो उसको माइनस करते हैं ना। तो ये पूरा एरिया तो तुम लोग निकाल ही लोगे, इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, ये तो निकाल लेगा, वो आ जाएगा तुम लोगों से। एक बार मैं ट्राई करता हूँ एरिया को निकालने का, क्या पता तुम लोग ये भी ना कर पाए तो फिर बाद में बोलोगे कि बताया नहीं आपको। चलो तो देखें जरा भाई, पहले ये 2 से 30.5, मतलब ये हो गया 28.5, और ये है 400, तो ये वाला एरिया पहले निकालता हूँ मैं, राइट साइड वाला ये वाला, तो ये हो गया 400 इंटू 28.5, पॉइंट को नीचे करो, 0 0, सो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1140, नहीं 11,400, एक जीरो भी तो आएगा, तो 11,400, अबे कहाँ ऑप्शन है, अच्छा किलोमीटर में बनाना है ना, तो ये हो गया 11.4 किलोमीटर, वो तो राइट साइड का सिर्फ, फिर इसमें लेफ्ट साइड भी तो ऐड होगा, मतलब इससे तो बड़ा ही आंसर बनना है, इससे बड़ा आंसर तो एक ही है ही, यही होगा आंसर, ठीक है।
चलो तुम लोग बाकी समझदार हो, खुद से करो। कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का एक डिस्क पकड़ लिया, इसका रेडियस ही है R20। फिर विथ सेंटर लोकेटेड एट origin, a circular hole of radius 5 centimeter is cut from the disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc। मतलब 5 सेंटीमीटर का ये कट किया, तो यानी इधर पे नहीं है, वो वहाँ है, ये जगह खाली हो गया। इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिड्यूल और रिमेनिंग डिस्क। तो रिमेनिंग डिस्क का अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे m1x1 प्लस m2x2 करते हैं, तो जब रिमूवल वाला केस होता है तो हम लोग लिखते हैं m1x1 माइनस m2x2 बाई m1 माइनस m2, करेक्ट है। उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1x1 माइनस a2x2, क्योंकि डेंसिटी तो पूरे का सेम ही है ना, a1 माइनस a2। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज a1 के जगह पर इनिशियली हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 20 का स्क्वायर। मुझे फिर से एक बार लिखने दो, पाई इंटू 20 का स्क्वायर माइनस, अच्छा इतना इंटू x1 के जगह पर तो ये ओरिजिन है ना, तो ये तो जीरो बन गया, ये तो बेकार ही किया मैंने, माइनस a2 हो जाएगा पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर कहाँ पर आएगा, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये हो गया 15। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये जो डिस्टेंस है वो 15 हो जाएगा इन दोनों के सेंटर के बीच का, क्योंकि टोटल रेडियस 20 है, उसमें से ये 5 है, तो बच गया तो 15 ही होगा। क्लियर है ना। तो इतना इंटू 15 बाय a1 माइनस a2, तो पाई 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, ये तो जीरो ही हो गया पहला टर्म, तो वो हो गया माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू 15 बाई पाई इंटू 20 स्क्वायर हो गया 400 माइनस 25 यानी 375। पाई पाई हटा, 25 से ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा मुझे भी नहीं पता, 15, यस, ये 15 और ये 15 भी गया, तो यानी आंसर आ गया -1। तो नया सेंटर ऑफ मास बनेगा कहीं लेफ्ट साइड पर, जो ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर शिफ्टेड होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिड्यूल और रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम ओरिजिन, तो ये 1 सेंटीमीटर ही होगा, ये करेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ एन आइडियल गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री टेम्परेचर is compressed suddenly to is compressed suddenly to 1/4 of its volume if the ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume is 3/2, the change in temperature is। कैसे इसको क्या करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन ना क्या होता है, टी वी गामा -1 एज कांस्टेंट। ओके, तो T1 के नाम पर 0 डिग्री है ना, तो उसके जगह पे 273 लिख सकता हूँ, तो 273 इंटू वॉल्यूम के नाम पर V ले लो, रेस्ट पर गामा -1 यानी 3/2 -1, तो 1/2 ही होगा, इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर हो गया T2। एक सेकंड, बाकी चीज़ों को हटाने दे मुझे यहाँ से, ये सॉल्व करने में दिक्कत करेगा। ओके, T2 इंटू V2 हो गया V/4 रेस टू पावर गामा -1 यानी ये भी हो गया 1/2। सो हमारा T2 आ गया 273 इंटू ये V कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ 4 पे पावर हाफ यानी 2, यानी
ऊपर राइट साइड में जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। रुको, ये वाला स्टेप को मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। 273 इक्वल्स टू T2 इंटू, यहाँ पर बन गया 1/2। सो ये T2 हो जाएगा 2 इंटू 273। सो ये बन गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 546 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर है 546 केल्विन। एंड उसने पूछा है द चेंज इन टेम्परेचर। सो T2 माइनस T1 इज 546 माइनस 273, तो आंसर इज 273 केल्विन। ठीक है, ओके। तेरा द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between block of mass 2 kg and table as shown in the figure is 0.2. ये 0.2 है. What would be the maximum mass of block B so that two blocks do not move? अच्छा, यहाँ पर अगर 0.2 है तो यानी यहाँ पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो F का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है म्यू इंटू एन के बराबर। तो म्यू इंटू एन की जगह एम जी मतलब 2 इंटू जी। यहाँ का जो एन है वो इस 2g को बराबर है। तो ये हो गया म्यू की जगह है 0.2 इंटू 2 इंटू जी की जगह हो गया 10, तो आंसर है 4। अब एफ मैक्स आ गया है। अब देखो यहाँ पर जो निकला वो है एम बी इंटू जी। तो एम बी इंटू जी जब तक इस फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करता है तब तक तो ये खींच नहीं पाएगा। तो अगर उसको मूव नहीं करना है तो मतलब एम बी इंटू जी शुड बी इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स का वैल्यू है 4। सो एम बी इक्वल्स टू 4/10 यानी 0.4। देख तो 0.4, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 पे। In the given circuit, the sliding contact is pulled outward such that electric current in the circuit changes at the rate of 8. At an instant, एक सेकेंड भाई, रिकॉर्डिंग में हूँ, रिकॉर्डिंग अब रोकना पड़ेगा। ऑलरेडी वो उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, टैप पे है। हम्म रोहित को फोन करो, वो बताएगा। हम्म सॉरी गाइज, एक इम्पोर्टेंट था, दोस्त का कॉल तो बीच में डिस्कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। चलो कहाँ पर है भाई, 8 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 12 वोल्ट, ये अगर 8 एम्पियर पर सेकेंड से ये करंट चेंज हो रहा है। और क्या बोले, एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इज 12 द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो पहले तो मान लेते हैं करंट का वैल्यू है आई। ठीक है, इस सर्किट में यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है एल डी आई बाई डी टी। डन। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, तो इस पूरे सर्किट में हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लॉक वाइज जाऊंगा, ये क्लॉक वाइज जाऊंगा। ठीक है, तो ये 12 हो गया। 12, इसके बाद ये करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या बोल रहा है? इन द सर्किट करंट चेंजेज एट द रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर हमने किधर की तरफ पुल किया है? इफ इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड, अगर ये वाला पॉइंट को आउटवर्ड पुल करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये अगर आउटवर्ड पुल कर लेंगे ये पॉइंट को तो ये बीच का रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। मेरी बात सबको समझ में आया क्या? फिर से मैं यहाँ पर एक बार और समझाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो इस डायग्राम में, इसने अगर इस पॉइंट को वहां से हटा करके यहाँ कर लिया तो ये रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा ना। रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो सर्किट का करंट ऑब्वियसली घटेगा। तो करंट घट रहा है, तो अगर करंट घट रहा है तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब सपोर्टिंग नेचर का बन जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा, वैल्यू वही है एल डी आई बाई डी टी। डन। लेकिन ये कुछ ऐसा है। चलो, तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करें। 12, ये 12 प्लस एल डी आई बाई डी टी बन गया, माइनस आई आर बन गया इक्वल टू 0। सो 12 प्लस एल के जगह पर है 3, डी आई बाई डी टी की जगह पर है 8, माइनस आई के जगह पर कुछ नहीं, आई निकालना है, आर के जगह पर है 12।
इक्वल्स टू 0, सो 12 प्लस 24 माइनस 12i इक्वल्स टू 0, सो ये हो गया 12 24 36 इक्वल्स टू 12i, सो i हो गया 3, ठीक है, i3, ओके। चलो 15, three lenses of focal length 15, 150 and 250 are available for making an astronomical telescope. Please remember, astronomical telescope is made of two lenses, ठीक है। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को कहते हैं आई पीस। हमेशा ही ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, ठीक है। टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस शुड बी, कौन सा वाला लेना है, तो ऑब्जेक्टिव का जितना ज्यादा फोकल लेंथ हो अच्छा है, और आई पीस का जितना कम फोकल लेंथ हो वो अच्छा है, ठीक है। तो आई पीस के लिए सबसे कम फोकल लेंथ वाला को सेलेक्ट करो, 15 वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 में, इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा, रेडियस, ओके। तो किसी भी ऑर्बिट में हम लोग 2 पाई आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन लैम्डा, है ना। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन के जगह पर है कौन सा वाला है, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 लैम्डा। हमें चाहिए आर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 पाई। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज सोन। अच्छा, ये वाले करंट अरेंजमेंट में ये वाला सेक्शन का 0 हो गया, इस सेक्शन का भी 0 हो गया, ठीक है। तो जो सेक्शन यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है बस उसको पकड़ो, जो सेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है सिर्फ उसको पकड़ो, उसी दोनों का है। अब यहाँ पर से डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस हो गया a/2, और डायरेक्शन देखोगे तो ये है आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके कारण से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए होता है, तो 4 पाई इंटू a/2, ठीक है। अब उसके कारण से भी अगर देखो राइट साइड वाले वायर के कारण से भी, तो वो भी है आउटवर्ड, सेम डिस्टेंस है a/2, तो मतलब ये प्लस कर दो सेम वैल्यू को, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2, तो आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, म्यू नॉट आई बाई पाई ए, म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये वाला। चलिए 18 नंबर को देखते हैं। A particle is executing SHM of amplitude 8 at what displacement from the mean position the energy is half kinetic and half potential। ये तो आप लोगों के लिए लल्लू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि काइनेटिक का मैंने कर रखा है ऐसा ग्राफ, पोटेंशियल का कर रखा है ऐसा ग्राफ, दोनों इक्वल होते हैं कुछ पोजीशन a/√2 पर, यही वैल्यू वो पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एनर्जी इज हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, तो यानी ये वाला पोजीशन का लोकेशन, तो दैट इज a/√2, एम्पलीट्यूड इज 8, तो यानी 8/√2, तो 8/√2 इज 4√2। चलो नेक्स्ट, three particles each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side d. If the side of the triangle is changed from d to 2d, then work done on this system is। तो देखो इसमें ऑलरेडी 3 पार्टिकल है जिनके बीच का गैपिंग है d, ओके। तो पहले इनका एनर्जी निकाल दे, तो ये हो गया ये m, तो ये हो गया -g m1 m2 यानी m² बाई d, 2 पेयर का, इसका फिर इसका फिर इसका, तो ये इसको 3 टाइम्स कर दो, इतना इंटू 3, ये हो गया u इनिशियल। अब जब इन्हीं के बीच का गैपिंग 2d हो जाएगा, तब u फाइनल को जो लिखेंगे वो भी ऐसा ही होगा, -g m² बाई यहाँ आ जाएगा 2d, और वो भी 3 है तो इतना इंटू 3, बस दोनों का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल करना, तो ये हो गया -3gm² बाई 2d माइनस
और इधर आ जाएगा -3gm² by d. So the final answer is 3gm² by 2d. So second option. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, दो कोहेरेंट सोर्सेस है ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, यानी सेम इंटेंसिटी भी हो गया, एंड वेवलेंथ लैम्डा, इल्यूमिनेट द स्क्रीन. मतलब ये कहीं ना कहीं YDAC से रिलेटेड है. ठीक है. द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I नॉट. ओके, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम पर इंटेंसिटी है I नॉट, मतलब इंडिविजुअली हो गया तब I नॉट बाई 4, I नॉट बाई 4. सबको याद ही होगा ये. ठीक है. इफ द सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विल बी. अगर ये इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं तब तो फिर सुपरपोजिशन होगा ही नहीं. अगर तब सुपरपोजिशन नहीं होगा तब तो ये लाइट पहुंचा यहाँ पर इंटेंसिटी I नॉट बाई 4, ये वाला लाइट पहुंचा इसका भी इंटेंसिटी I नॉट बाई 4, तो टोटल इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएगा, क्योंकि तब सुपरपोजिशन नहीं होगा. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 2, जो भी टोटल इंटेंसिटी आ जाए. सो द आंसर शुड बी लाइक दिस, क्योंकि तब सुपरपोजिशन यानी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, सोर्सेस आर इनकोहेरेंट. ओके, चलो 21 पे चलते हैं. A body A is thrown up vertically from the ground with a velocity v0, and another body B is simultaneously dropped from height h. They meet at a height h by 2. v0 is equal to. चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है. यहां से एक को ड्रॉप किया है u इक्वल्स टू 0, यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विथ वेलोसिटी v0, दोनों के बीच का गैपिंग है h. ये दोनों अगर कहीं पर मिलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अप्रोच कैसे लेना है, तो यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना होता है. तो v मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u रिलेटिव के जगह पर बात करो, u रिलेटिव, इसका u 0 ही है, इसका u के जगह पर v0 है, तो इट इज v0. u रिलेटिव मतलब क्या, u1 माइनस u2, इट इज लाइक दैट. फिर बात करते हैं a रिलेटिव का. a रिलेटिव में इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, उसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, सो a रिलेटिव हो गया 0. ठीक है ही नहीं. अब बात करते हैं इसमें हम लोग तब इक्वेशन कौन सा लगाएं, तो हम लोग लगाते हैं s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t, आगे लिखना ही नहीं चाहिए, प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म तो हो चुका है 0, a रिलेटिव 0 है. तो अब बच गया s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी, बस इतना ही बचा, ये वाला टर्म 0 हो गया. s रिलेटिव के जगह पर देखो दोनों के बीच का गैपिंग, तो यानी वो हो गया h. u रिलेटिव के जगह पर देखो v0 इंटू टाइम हो गया t, हैंस t इक्वल्स टू आ जाता है h बाई v0. ये देखो ये सबसे पहले निकाल देना है. अब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप इसको यूज करके आगे बढ़ना. तो t निकल गया h बाई v0, इतना टाइम पर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेगा. ठीक है. अब हम लोगों को ये उसने बोला कि दोनों मीट कर रहा है ये h बाई 2 पर, h बाई 2 पर अगर मीट कर रहा है तो मतलब इतने टाइम में लोअर वाला ऑब्जेक्ट भी h बाई 2 पर पहुंच गया और अपर वाला ऑब्जेक्ट भी h बाई 2 पे आ गया. समझ में आता है. तो हम लोअर वाले ऑब्जेक्ट से ही करते हैं. तो हाइट इज इक्वल्स टू हम लोग हमेशा ही ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए यही इक्वेशन यूज करते हैं, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो इस स्मॉल h के जगह पर लिख लो h बाई 2, u के जगह पर लिख लो v0, t के जगह पर लिख दो h बाई v0 माइनस हाफ g इंटू टी के जगह पर लिख दो h बाई v0 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बाई v0 का स्क्वायर. बस ये छोटा सा डिफरेंस लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर हो गया v0 खत्म. ये सॉल्व करना भाई, यहाँ h बाई 2 है वहाँ h है, तो h बाई 2 माइनस h, ये बनेगा माइनस h बाई 2 इक्वल्स टू माइनस हाफ g h स्क्वायर बाई v0 स्क्वायर. ये माइनस माइनस भी खत्म हो गया, एक h और चला गया, एक 2 भी चला गया. अब बचा है v0 स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, इक्वल टू बच गया gh. सो v0 हो जाएगा रूट अंडर gh.
ठीक है। सो क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा से करने पे तुम्हें और ज़्यादा बेटर लगेगा इस क्वेश्चन को। सो फिलहाल के लिए आंसर तो आ चुका है, दोबारा से इसको करो कि कैसे मैंने रिलेटिव को अप्लाई किया है। ओके, चलिए एक जगह पे ये छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो इसका। ओके, अब आते हैं 22 पे। फाइंड ओमेगा सच दैट ब्लॉक डस नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। देखो, स्लिप करेगा क्यों? क्योंकि इसका mg नीचे लग रहा है। स्लिप नहीं करेगा क्योंकि इसका फ्रिक्शन इस mg को बैलेंस करेगा। अब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम अगर सोचें तो वो होता है म्यू इंटू एन। एन लगेगा इधर के तरफ, सरफेस जहां से कांटेक्ट में उसके सोचो, और रोटेट कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आया? तो यानी एन का वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर? अब स्लिप नहीं करने के लिए एफ और एम जी एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। तो एफ के जगह पर लिख दो म्यू इंटू एन, एन मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम जी। एम एम को काट दो, हमें चाहिए ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी बाय म्यू आर। सो ओमेगा निकाल दो अंडर रूट जी बाय म्यू आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है अ डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट। इसमें 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है एट ऑल करंट एंड अ मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 200 मिलीवाट। इसमें पावर है 200 मिलीवाट। ठीक है, तो मतलब इससे कितना करंट जा सकता है वो बताओ। P इक्वल्स टू वी आई, तो 200 इंटू 10⁻³ मिली था, v की जगह पर हो गया 0.5 इंटू आई। सो आई बन गया 200 इंटू 10⁻³ बाई 0.5। ये पॉइंट को उड़ा दो तो यहाँ पर 10 ही बनेगा, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म। तो ये बन गया हमारा 2/5, आई हो गया 2/5। यही मैक्सिमम करंट जा सकता है, इससे ज्यादा करंट जाएगा तो ये डायोड डैमेज हो जाएगा। ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? ओके, अब देखो हमने यहाँ 2 वोल्ट अप्लाई किया, 2 वोल्ट में से 0.5 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो बचा हुआ 1.5 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होना ही चाहिए। वी ऑल नो दैट। अब ये 1.5 वोल्ट अगर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, करंट का वैल्यू आई जो मैक्सिमम हो सकता है कितना? 2/5। तो यही सेम करंट तो रेसिस्टेंस से भी पास करेगा। तो रेसिस्टेंस में R इक्वल्स टू V बाय आई लगा सकते हैं हम लोग। तो रेसिस्टेंस में V के नाम पर कितना ड्रॉप हुआ? 1.5। I के जगह पर कितना आया? तो 2/5। तो इट इज 1.5 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 3.75 ये वाला। ठीक है, 23 का। चलिए 24 पे चलता हूँ। द पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेसिस्टर इज 36 वाट। चलो देखते हैं पहले इसको। 9 ओम यहाँ है, इससे 36 वाट अपना डिसिपेट हो रहा है, रियल डिसिपेशन है। तो P इक्वल्स टू, मान ले कि इस ब्रांच में करंट गया है I1, तो इसको लिख सकते हैं I1 स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो P के नाम पर हो गया 36, I1 स्क्वायर इंटू आर के नाम पर हो गया 9। सो I1 स्क्वायर हो जाएगा 4, सो I1 हो गया 2। करेक्ट है। अब I1 हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें चाहिए इधर से I2। लेकिन अब कैसे सोचना है, ये जैसे 9 है, इधर से अगर गया है 2 एम्पियर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना का बनाएगा? तो V इक्वल टू आई आर, यानी 2 9 जा 18 वोल्ट। उसी के पैरेलल में लगा हुआ है यहाँ पर 6 ओम। इससे करंट कितना जाएगा? तो ये अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ड्रॉप होना चाहिए 18 वोल्ट का। तो यहाँ का करंट को नहीं निकाल सकते हो तुम? ये तो I1 था, यहाँ पर I2 मान लेते हैं। I2 फिर V बाय आर करो, 18/6, तो यहाँ आ जाएगा 3 एम्पियर। करेक्ट।
तो इधर से 2 इधर से 3, तो मतलब हो गया, समझिए होगा, ये जो है यहाँ तो 2 ओम है, ये वोल्टेज हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर से कितना एम्पियर गया रे, 5 एम्पियर हो जाएगा। अब इधर से भी कितना निकल करके आया, 5 एम्पियर। उसने क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। तो 2 ओम से, यही है ना 2 ओम, 2 ओम से कितना एम्पियर करंट पास किया, 5। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसके लिए V इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई हो गया 5, आर हो गया 2, तो 5 2 जो 10, ठीक है, यहाँ से 5 एम्पियर, तो ये कितना का होगा, ये पूछ रहा है। होप से सबको समझ में आ गया, टफ नहीं था ये। 25 पर आ जाओ। फाइंड कैपेसिटेंस फॉर द गिवन सर्किट, कैपेसिटेंस वैल्यू, ओके। V दिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा टी, I दिया है I नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। V नॉट साइन ओमेगा टी, I है I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब V एंड I आर इन सेम फेस। अब बताओ, LCR सर्किट है, LCR सर्किट में V एंड I अगर सेम फेस में है, तो इसका मतलब है कि ये प्योर रेसिस्टिव बन गया, प्योर रेसिस्टिव। अब प्योर रेसिस्टिव अगर है, तो मतलब वो केस तो रेजोनेंस का है। अब अगर ये रेजोनेंस है, तो इसका मतलब है कि ये XL का वैल्यू और XC का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है ना? यस। तो XL इक्वल्स टू XC, यानी ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओमेगा आपको दिया हुआ है, यहाँ देखो 100, तो 100 इंटू एल दिया हुआ है 20, 1/ओमेगा है 100 इंटू सी। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सी नहीं निकाल पाओगे, यू ऑल कैन फाइंड आउट, ठीक है। चलो सी निकाल करके आंसर से मैच कर लो। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विथ अ ब्लैक ओपेक पेपर, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर दो स्लिट में से एक को कवर कर दिया है, तो एक तो खुला है, तो इस एक से यहां पर अगर हमने इसको बंद किया, तो सिंगल स्लिट से हमें तब यहां पे मिलेगा डिफ्रैक्शन। अगर डिफ्रैक्शन को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तब हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। लेकिन कहीं पर भी उसने, चलो एक बार पढ़ लो, फ्रिंज विड्थ से कोई मतलब नहीं है, ब्राइट फ्रिंज से मतलब नहीं है। देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑल ओवर द स्क्रीन, ये हो सकता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये भी हो सकता है। अगर डिफ्रैक्शन वाला ऑप्शन नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, लेकिन डिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए ऑप्शन डी पर जाएंगे। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए नाउ 27 पे चल रहा हूं। एंड स्मॉल मेटल ड्रॉप्स आर चार्ज्ड टू 10 वोल्ट, इफ दे कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल बिगर ड्रॉप, देन पोटेंशियल एनर्जी, ये है एन ड्रॉप्स, एन ड्रॉप्स को मिला करके अगर बड़ा ड्रॉप बनाऊं, तो पोटेंशियल उसका V इक्वल्स टू n रेज टू पावर 2/3 टाइम्स, मतलब V जो बड़ा वाला का है इंटू ओरिजिनल वाले का V नॉट मान लो, ठीक है। तो n n n तो n ही है, और इधर का है 10, तो 10 इंटू एन रेज टू पावर 2/3, ये फॉर्मूला क्लास में भी सिखा चुका हूँ, है ना। तो 10 n ये हो जाएगा डायरेक्टली, ओके। अब फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। फ्यूजन कहने का मतलब होता है जैसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके एक बिगर न्यूक्लियाई बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या है, यहाँ जैसे हाइड्रोजन का ही फ्यूजन को देखो, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन भी प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन कभी आपस में कंबाइन कर ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो फिर फ्यूजन कैसे होगा, तो फ्यूजन को क्या करते हैं कि हम लोग इसको, इसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाता है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाई। तो हायर काइनेटिक एनर्जी के वजह से दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं बाय ओवरकमिंग देयर रिपल्सिव फोर्स। तो ड्यू टू देयर हाई एनर्जी,
न्यूक्लियर ओवरकम देयर म्यूचुअल रिपल्सन एंड कंबाइन, ये रीजन है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग फ्यूजन। फिर देखो 29, molecules of an ideal gas are known to have 3 translational degree of freedom, 2 rotational degree of freedom. The gas is maintained at, okay, F T हो गया 3, F R हो गया 2, मतलब तो ये डायटॉमिक हो गया ना, दिस इज डायटॉमिक। तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया कितना, 5, ओके, तो इसका CV हो जाएगा FR/2, यानी 5R/2, यानी CP हो जाएगा CV+R, यानी 7R/2, यानी गामा विच इज CP/CV, ये हो जाएगा 7/5। चलो तो पूछा क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है U, वो होता है NCV/T, NCV इंटू टी। N इज द नंबर ऑफ मोल, कितना मोल के लिए बोल रहा है ये, 1 मोल, तो ये हो गया 1, CV की जगह हो गया 5R/2 इंटू टी, 5R/2 इंटू टी यहाँ है, यहाँ है, और गामा हो जाएगा 7/5, यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट। चलो 30 पे, a hydrogen atom makes a transition from third excited मतलब 4 से फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2, 4 से 2 में ये ट्रांजिशन हुआ है। ओके, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, अच्छा 2 में जो एनर्जी होता है वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 में जो एनर्जी होता है वो कितना होता है रे, पहला में होता है -13.6, दूसरे में होता है -3.4, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है 0.85, करेक्ट, और फोर्थ में नहीं नहीं, थर्ड में होता है क्या, मैं भूल गया क्या, रुको रे, थर्ड में कितना होता है, -13.6 डिवाइड बाई 9 करो, 13.6 डिवाइड बाई 9, 1.51, और फोर्थ में हो जाएगा 0.85, यस, -0.85, एकदम से दिमाग से कभी कभी निकलता है रे। तो डिफरेंस कितना का हुआ, माइनस लो, तो -3.4 माइनस -0.85, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2.55, माइनस में आएगा क्योंकि वो लोअर एनर्जी की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इतना एनर्जी रिलीज होने वाला है, ये यहाँ पर ये हाई एनर्जी में है और ये लो एनर्जी में है, तो लो माइनस हाई किया इसलिए माइनस आ रहा है, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो तो तब 2.55 ही बनेगा, 2.55 ये वाला, ठीक है। प्लीज ये सारे वैल्यूज को याद करके रखना है, हाँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक पार्टिकल है जो फोर्स है 3I-12J, डिस्प्लेसमेंट है 4I, यानी वर्क डन हो जाएगा F.D, वेक्टर साइन छूट गया देखो, तो ये हो गया, दोनों को डॉट करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है, 3 4 12, वर्क डन आ गया। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा K हो गया 12, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन निकला, तो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 12, मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल हो गया 12, K फाइनल माइनस K इनिशियल दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू 12, तो K फाइनल हो जाएगा 12 + 3 यानी 15। नेक्स्ट पे चलो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, मिस्टेक है, is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the conducting wire and the displacement current through the plates of the capacitor would be, अच्छा तो करंट, इसमें ये तो सभी को याद है, डेफिनेटली याद है कि कंडक्शन करंट का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू, ये कैपेसिटर का प्लेट्स है, तो प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट, और वायर में जो करंट होता है उसको कंडक्शन करंट,
ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, आई सी इज इक्वल्स टू आई डी। तो यानी कि ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी या डी में से तो होगा नहीं। अब बात ये है कि आई सी जो होता है, आई सी हो सकता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू के जगह पर लिख सकता हूं सी भी, यानी सी इंटू डी वी बाई डी टी। सी के जगह पर है 10, डी वी बाई डी टी जगह पर है 3, सो द आंसर इज 30। आई सी और आई डी दोनों सेम ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 33, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस, then the value of electric flux through an area 36 unit lying in xy plane। तो अब अगर xy प्लेन में एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा z के तरफ, यानी 36 के कैप। xy प्लेन, प्लेन का डायरेक्शन क्या, उसका परपेंडिकुलर। अब फील्ड जो दिया हुआ है वो है तुम्हारा 3i माइनस टू जे प्लस 4k। तो फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट ए। तो ई डॉट ए अगर मैंने किया तो दोनों का डॉट करो, के है यहाँ पर तो के वाले के साथ, तो 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144। तो 144 इज द करेक्ट आंसर। चलो 34 पे चलते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स, व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न इज दिस। तो सेल्फ इंडक्टेंस, तो फाई होता है L इंटू आई। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना है, तो एक टर्न से इतना है 4 इंटू 10⁻³ ये पर टर्न है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न है 1000, मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। L इंटू आई के जगह पर है 4, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू 4L। तो L तो हो जाएगा 100। ठीक है, सिंपल ही था। 35 में इसको हम लोग पुल कर रहे हैं इधर, कितना वेलोसिटी से, v से। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मान लेते हैं, क्योंकि ये तो इधर ही जाएगा, तो इसके वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं u। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट इसमें यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो, टेंशन कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग पहले मैं बता देता हूँ, फिर टेंशन कांस्टेंट भी सिखा दूंगा। तो ये u जो है, इस u का कंपोनेंट जो इधर के तरफ आएगा, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग जो आएगा u का कंपोनेंट, तो उधर थीटा है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। समझना, ये है u, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा u cos 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा u sin थीटा। तो अब ये कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है और ये भी है अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल, यानी u sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू v, सो u हो जाएगा v बाय sin थीटा। तो आंसर तो आ गया। चलो अभी इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, टेंशन कांस्टेंट से भी हम लोग देख सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा। ओके, ये देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक जा रहा है V से, तो यानी इस जगह पर हमें टेंशन लिखाना पड़ेगा ऐसे T, एज्यूम करो उधर पे। फिर दूसरा, एक ब्लॉक को हमें एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर टेंशन लग गया T। ओके, ये वाला एंगल इधर का एंगल है थीटा, डन, और ये वाला वेलोसिटी का वैल्यू है u। तो हम लोगों को क्या पता है, वर्क डन बाय द टेंशन रिमेंस 0। अब यहाँ पर देखो, ये जहाँ पर इधर पे, तो वर्क डन बाय टेंशन को, टेंशन लेफ्ट में, मूवमेंट राइट में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस टी इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इस जगह पर वर्क डन बाय टेंशन को ही निकालते हैं, है ना। तो ये t है, डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग u मान रहे हैं ना, तो t उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा,
तो एफ के नाम पर हो गया टी, एस के नाम पर हो गया यू, और कॉस थीटा, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो। तो टी इंटू यू इंटू ये हो गया साइन थीटा माइनस टी इंटू वी इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो टी यू साइन थीटा इक्वल टू टी इंटू वी, टी टी खत्म, इसलिए यू साइन थीटा इक्वल टू वी, तो यू इक्वल्स टू वी बाई साइन थीटा। तो दोनों मेथड से तुम लोगों को सिखाया है, तुम लोगों ने क्लास में भी दोनों ही मेथड सीखा है, तो जो भी मेथड तुम्हें समझ में आ जाता है उसको यूज करके रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ऐसे एक क्वेश्चन छूट गया था, 36, ओके। A 220 volt input is supplied to a transformer. The output circuit draws a this much of current and voltage. Efficiency is this. तो efficiency में हम लोग बोलेंगे P output equals to eta times P input. तो V output I output equals to eta times V input I input. यही है। तो आउटपुट वोल्टेज हो गया 440, आउटपुट करंट हो गया 2, एफिशिएंसी 80%, 80% मतलब 80/100, तो इसको लिखेंगे 0.8 इंटू वी इनपुट के नाम पर है 220 इंटू आई इनपुट, तो आई इनपुट के जगह पर आ जाएगा 440 इंटू 2 बाय 0.8 इंटू 220, 220 से ये गया 2 टाइम्स। तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से 5 आएगा, ठीक है। चलो 37 पे, the work function of a metal is in the range of 2 electron volt to 5 electron volt, then which of the following wavelength of light can not be used for photoelectric effect? Okay, 2 electron volt is the minimum work function, तो मतलब इंसिडेंट एनर्जी फाई मिनिमम जो है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं एच सी बाय लैम्डा मैक्स के लिए बात करूं, क्योंकि 5 मिनिमम मतलब लैम्डा मैक्सिमम, ये होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एच सी का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काट दो, हमसे लैम्डा मैक्स निकल जाएगा यहाँ से, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 1240 बाई 2 नैनोमीटर, यानी 620 नैनोमीटर। तो लैम्डा का वैल्यू 620 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लैम्डा मैक्स है, तो यानी एक ही ऑप्शन है 650, तो ये नहीं हो सकता। अगर इसको यूज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। डन, ओके। 38 पर आ जाओ। अ बॉल इज थ्रोन सच दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज 200। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। मतलब यहाँ से अगर मैं u साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो 5g बाई 2, यानी 5 10 जा 50/2, ये हो गया 25, ओके। रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 200, यानी u स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इक्वल्स टू हो गया 200। एक सेकेंड, अब इसको हम लोग और भी लिखेंगे, यू स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा, ऐसे करके उसको अगर अलग अलग कर लें, बाय जी इक्वल्स टू हो गया 200। यू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से यूज करो, यहाँ से वो 25 आ गया, तो अगर इसके जगह 25 रख देंगे तो हमें 2u कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आएगा।
तो 200 इंटू जी का वैल्यू हो गया 10 बाय यू साइन थीटा का वैल्यू हो गया 25। इनफैक्ट ये 2 भी क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 भी ले आओ, ये हो गया तुम्हारा 25 टू जा 50, 54 जा, तो आंसर हो गया इधर से 40। तो यू कॉस थीटा हो गया 40, ठीक है। उधर से था, यहाँ पर समझो अब, यू साइन थीटा हो गया 25, यू कॉस थीटा हो गया 40, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा निकल जाएगा 25/40, यानी 5 5 जा 5 8 जा, तो tan थीटा हो गया 5/8। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ओके, चलो 39 पर आ जाओ। द लॉजिक सर्किट shown below has the input waveform A and B as on, pick the correct। अब यहाँ पर से देखो, ये हो गया A बार, ये हो गया B बार, यहाँ पर y जो होगा वो A बार इंटू B बार पे होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे तो ये बन चुका है A प्लस बी। ओके, करेक्ट है। A का ये इनपुट मतलब 0, ये 1, फिर 0 1 1 0 0 0। B का मतलब है ये 1 0 1 1 0 0 1 1। हमें चाहिए A प्लस बी। ए प्लस बी में ये 0 और 1 को अगर ऐड करें तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये मुझे ए ऑप्शन में तो ये 0 दिख रहा है तो वो नहीं हो सकता। बी में ठीक है, ये 1 मिला। सेकंड में भी ये देखो, ये 0 1 है तो भी 1 मिला। थर्ड में 0 1 है तब भी 1 मिला। 1 1 है तब भी 1 मिला। 0 1 है तब भी 1 मिला। समझ आ रहा है? 0 0 पे 0 मिला, फिर 1 0 पे 1, यही करेक्ट होगा बी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। A biconvex lens is cut into identical parts by a horizontal plate XY। तो हॉरिजॉन्टली कट करने से इसके फोकल लेंथ पर फर्क नहीं पड़ता। सो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी सेम, करेक्ट है। एंड फॉर्म्स इमेज विथ सेम इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी नहीं होगा क्योंकि लाइट जो पहले दोनों तरफ से इमेज बना रहा था अब सिर्फ एक ही पार्ट से इमेज बनाएगा, तो इस कारण से इंटेंसिटी घटेगा, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी सेम एंड फॉर्म्स विथ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। सेकेंड वाला पार्ट करेक्ट है। चलो 41 पे आ जाओ। A mass M hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing। ये मान लेते हैं पुली है, यहाँ पर से ऐसे करके है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग रैप्ड है और वहां से एक मास अटैच्ड है, ये मान लेते हैं मास M। ठीक है। अच्छा, पुली का भी, द पुली हैज मास M एंड रेडियस R। इसका भी M है R है, मतलब हमें इसको डिस्क मानना पड़ेगा। एज्यूमिंग पुली टू बी परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, वो इसने बोल ही दिया। एक्सेलरेशन ऑफ द मास m इफ स्ट्रिंग डस नॉट स्लिप। ये देखो, ये नीचे आएगा और इसमें होगा रोटेशन, इसमें होगा रोटेशन, मान ले अल्फा से, और ये आएगा नीचे a, या जिसका वैल्यू होगा अल्फा इंटू आर। ये हो गया रोटेशन के क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, इसके सेंटर के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा देते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। अब टॉर्क किसका है, तो इसके सेंटर के अबाउट हमने लगाया, मतलब यहाँ पर जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा या रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा उसका टॉर्क नहीं है, सिर्फ जो ये मास लग रहा है, ये जो mg है इसी का टॉर्क है। तो mg इंटू क्या हो गया r, f इंटू आर, क्योंकि ये हो गया इसका लाइन ऑफ फोर्स, mg इंटू r, ये हो गया r, इक्वल्स टू आई जो होगा वो डिस्क भी रोटेट कर रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 प्लस ये मास यहां पर से अटैच्ड है, मतलब इसका mr², ये मास जो इसके पेरीफेरी के पास अटैच्ड है, मतलब ये हो गया mr² इंटू क्या हो गया अल्फा। सो ये हो गया हमारा mgr इक्वल्स टू 3mr²/2 इंटू अल्फा की जगह पर तुम लिख सकते हो a/r डायरेक्टली। तो एक आर यहाँ से खत्म, एक एम यहाँ से खत्म, एक और भी आर यहाँ से खत्म, तो ए हो जाएगा 2g/3, 2g/3। इसको प्लीज दोबारा से भी आप लोग जरूर करो, छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन ये रोटेशन का है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
चलिए 42 पे आ जाओ। कह रहा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड। टोटल एनर्जी अगर स्टोर निकालना है तो पहले वर्किंग कैपेसिटर को ढूंढ लो, यहां से लेकर के यहां तक ये दोनों ही कैपेसिटर वर्किंग में नहीं है क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो अब वर्किंग हो गया ए पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो अब ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, मतलब 3 कैपेसिटर है, 3 के तीनों ही पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा 222 यानी 6 माइक्रोफैराड। होप सो सबको ये सर्किट अब इजी लगता होगा। अब एनर्जी स्टोर जो होगा वो होगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी के जगह पर हो गया 6, वी की जगह पर हो गया 10 का स्क्वायर, तो 2 3 जा, तो यानी कहीं ना कहीं 3 वाला ऑप्शन होना चाहिए, 3 वाला। चलो, a mass m attached to a spring oscillates with period of 3 सेकेंड if the mass is increased by, okay, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k होता है, करेक्ट, ओके, मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। उसने बोला है कि टाइम पीरियड और मास का यानी t1 बाई t2 अगर बनाऊं तो रूट अंडर m1 बाई m2 बन जाएगा। t1 के जगह पर है 3, t2 के जगह पर 1 सेकेंड इंक्रीज हो गया तो 4, रूट अंडर m1 के जगह पर m मान लेता हूँ, m2 की जगह पर m प्लस 1, जब उसने 1 kg इंक्रीज कर दिया तो स्क्वायर कर दो, तो 9 बाई 16 m बाई m प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 9m प्लस 9 16m, यानी सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल्स टू 7m, m हो जाएगा 9 बाई 7, 9 बाई 7, ठीक है। चलो 44 इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सेल ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एज द रेसिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड। ये डायरेक्ट है, प्लीज इसको गलत मत करना। ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इस तरीके से, तो जैसे जैसे इसको हम लोग राइट वर्ड की तरफ मूव करेंगे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये बढ़ते ही जाना है, ये बढ़ाते ही जाना है ना। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सर्किट में करंट का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो सर्किट में करंट का वैल्यू घटेगा, है ना। A cell having EMF E internal resistance connected across a variable external resistance R, as the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर का भी, या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ये R बढ़ाते हैं, प्लीज इसको समझना, R के बढ़ने से करंट घटता है, लेकिन यहाँ पर बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो वो जो V है वो होता है E माइनस आई आर। तो I के घटने से पोटेंशियल डिफरेंस टोटल बढ़ने लगता है। तो ये जो बढ़ता है तो ये ग्राफ कोई लीनियर वैरी नहीं करता, ये जैसा दिख रहा है वैसा वैरी नहीं करता, क्योंकि इस I की जगह पर भी तो V बाय आर प्लस आर है। तो इसका ग्राफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लीनियर ऐसा देख करके लगता है, ये लीनियर वैरी नहीं करता, ये वैरी करता है कुछ ऐसे करके, है ना। चलो ये ऑप्शन ए क्लियर है, ये लीनियर वैरी नहीं करता है, इसी बात को मैं समझा रहा हूँ। ये आई की जगह पर हो जाता है ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। तो देखो ये जो आर का वेरिएशन है और यहाँ वी का वेरिएशन है इनवर्सली है, इसलिए लीनियर देखने का गलती मत करना, ओके। चलो नेक्स्ट है, लास्ट है 45 वाला। ये कह रहा है स्ट्रेन स्ट्रेस का ग्राफ दिया, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस। तो भाई यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस यानी सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ओके। सो यहाँ स्ट्रेन को ऊपर रखा है तो स्ट्रेन इक्वल्स टू 1 बाई यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस। तो भाई यहाँ E है, यहाँ सिग्मा है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1 बाई गामा है। तुम लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये जो ये है वो 1 बाई गामा है, तो जिस लाइन का स्लोप कम है ना यानी उसका ही गामा ज्यादा है, यानी उसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो ए का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन पे टाइम दे करके सारे क्वेश्चन को समझाया है, इधर तो आंसर है। चलो कोई भी क्वेश्चन में अगर स्टिल डाउट रह जाता है तो इसको दोबारा से आ करके पूछ लो,
बस एक बात का ध्यान रखो कि जो भी मिस्टेक एक पेपर में कर रहे हो वो मिस्टेक जो है दोबारा अगर नेक्स्ट पेपर में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन तो वो ना हो। बस इस बात को अवॉइड करते चले जाना है और हम लोग अपने एम तक पहुंच जाएंगे।